नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के दूसरे सप्ताह में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में हमेशा से ही स्त्री और पुरुष के बीच एक दायरा रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये दूरी अब कम होती जा रही है। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही आज भी दफ्तरों में पुरुष कर्मियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन महिला कर्मियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महिला और पुरुष रोजाना 8 से 10 घंटे दफ्तर में एक साथ काम करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 2000 से 2500 घंटे दोनों साथ में बिताते हैं। जहां इतने समय साथ काम करते करते बातों और दोस्ती का एक सिलसिला कायम होता है, वहीं दूसरे किसी भी क्षेत्र की तरह यहां भी गलतफहमी, असहमति, आरोप, प्रत्यारोप और उससे भी बढ़कर अपराध की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगती है। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें एक 50 वर्षीय पत्रकार, जो कि अपनी ही कंपनी के मालिक थे और अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जाने जाते थे, उनके ऊपर उन्हीं की कंपनी में एक 28 वर्षीय जूनियर सहकर्मी ने यौन दुराचार और बलात्कार का आरोप लगाया। इस केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दफ्तरों का माहौल और स्त्री पुरुष सहकर्मियों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। इस केस में जो सबसे बड़ी कठिनाई आई वो थी तथ्यों और गवाहों की कमी। पुलिस के पास सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम के ही बयान थे। ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन 2 रातों को हुआ क्या था। एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा, if a boy touches your upper body, say don't. Okay. और अगर वो नीचे टच करे, बोले stop. Right. Guess what the student said? What? She said, teacher, my boyfriend touched me both ways. I said, don't stop. Oh my god, I've never laughed so much in my whole life. आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरे देश में तहलका मचाकर भ्रष्टाचारों का भांडा फोड़ने वाले देश के जाने माने पत्रकार वरुण नागपाल खुद ही कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उन पर अपने ही धमाका वीडियो मैगजीन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। ये महिला कर्मचारी जो कि 28 वर्ष की हैं, इनका आरोप है कि 50 वर्षीय वरुण नागपाल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी वीडियो मैगजीन धमाका के लिए गोवा में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। उसी दौरान होटल ग्रैंड मरीन की एक लिफ्ट में उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। हालांकि अभी तक पीड़ित महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने कंपनी की एमडी शोभा श्रीवास्तव को ईमेल करके शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद शोभा श्रीवास्तव, वरुण नागपाल और पीड़ित लड़की के बीच में ईमेल का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो मेल ट्रायल हमारे हाथ लगे हैं, इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आज भी महिलाएं अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाती और वरुण नागपाल तो बहुत बड़ा नाम है। और देखना यह है कि उस लड़की के कंप्लेंट दर्ज ना करने पर सरकार और गोवा पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती है या नहीं। कंपनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन। मीडिया के सामने किसी भी तरह के स्टेटमेंट की आप लोगों की तरफ से जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? या वरुण? What the hell is happening, शोभा? ये इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल मीडिया में कैसे लीक हो गए? I have no idea. Even मैं भी equally shocked हूँ। What the hell are you shocked? Can't you see what's happened? It's a conspiracy against me. मेरे खिलाफ साजिश है। ये जितने एमएलएस के कपड़े मैंने फाड़े हैं ना पब्लिक के सामने, वो बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। They want their revenge. किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को देख लूंगा मैं। वरुण, प्लीज काम डाउन। ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ऐसे मामले में सारी सिंपैथी लड़की की तरफ ही जाती है। यू प्लीज डोंट वरी।
हम लोग इसके लिए लीगली फाइट करेंगे। सर हम ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी मिस्टर शिरोडकर। हम इतने बड़े मैटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यू दिल्ली से हमें लेटर भेजा है, वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू करें। सर वैसे देखा जाए तो इस केस में इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है नहीं। मेरा मतलब है उस लड़की ने कहीं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, सीधा मीडिया में गई। इसका मतलब है या तो वो चीप पब्लिसिटी पाना चाहती है या फिर मिस्टर वरुण नागपाल की रेपुटेशन को खराब करना चाहती है। ही इज अ बिग शॉट सर, बड़े बड़े लोगों की नकेल कसी है उसने। जानता हूं मैं, और सच को सामने लाने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हम एक सुओ मोटो नोटिस के जरिए मिस्टर नागपाल के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। लेकिन सर वो दोनों यहाँ एक सेमिनार के लिए आए थे, असल में वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। हाँ तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? जाइए दिल्ली, वहाँ की पुलिस आपको हेल्प करेगी। कंपनी के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में लीक होने की वजह से पूरा मामला लोगों के सामने आया। सब कुछ पूरी तरह से उलझा हुआ था, कई सवाल उठ रहे थे। जहां एक तरफ लड़की ने ईमेल में शारीरिक शोषण की बात कही, वहीं दूसरी तरफ वरुण नागपाल का कहना था कि यह सब कुछ उसके खिलाफ रचा गया एक पॉलिटिकल ट्रैप है, उसे फंसाया जा रहा है। तो आखिर सच क्या था? उस रात लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? सुओ मोटो के तहत गोवा पुलिस ने इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी। वरुण नागपाल से बात करनी। वो ऑफिस में नहीं है सर। केबिन कहाँ उनका? उधर। सर लिसन टू मी सर, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर मैंने कहा था आपसे कि वो नहीं है ऑफिस में। उनके ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो एडिटर इन चीफ की पोजीशन में नहीं है। उसके लिए आप हमारी एमडी मिसेस शोभा श्रीवास्तव से बात कर सकते हैं। आपकी एम्प्लॉय के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं? वेल, ये तो आपको वही बता सकती है। हमारे पास वारंट है। इस केस से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स हैं आपको हमें सौंपने होंगे। वैसे इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में कैसे लीक हो गए? आई हैव नो आइडिया। कौन है ये लड़की? मीडिया में इसका नाम है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन हमें इसका नाम और पता चाहिए। उसका नाम निकिता सिंह है एंड शी होल्ड्स सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन हियर। एंड दिस इज हर एड्रेस एंड नेम। थैंक यू। और मिस्टर नागपाल का भी। सर ये वो घर है। नागपाल साहब से मिलना है। साहब नागपाल साहब घर में नहीं है। देशमुख फोन लगा उसने। सर कहाँ गए? पता नहीं साहब। सर फोन नहीं उठा रहे। लगता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसलिए सबसे कट के बैठा है। कट के क्या सर, छुप के बैठा है। ना बड़ा कांड किया है तो डर तो लगेगा ही। देशमुख, बिल्ली अगर रोते हुए आके ये कह दे कि शेर ने उसे पंजा मारा है तो सब उसकी बात मान लेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब भी किसी कंट्रोवर्सी में किसी बड़े आदमी का नाम जुड़ता है तो सारे लोग उसे पहले से ही दोषी मानने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक सारा सच सामने ना आ जाए तब तक किसी को दोषी मानना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, इस वरुण नागपाल से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो, तब तक हम निकिता सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं। सर गोवा पुलिस, सुओ मोटो के तहत हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिले। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी। आई वॉज वेरी स्केर्ड। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट शॉक। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मीडिया में ईमेल्स लीक करते वक्त आपको डर नहीं लगा? सर मैंने वो ईमेल्स लीक नहीं किए। सी मुझे पता था। That's why I didn't go public. I knew कि सब लोग मुझे गिल्टी समझेंगे, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। निकिता जी,
बातों में सच्चाई की जितनी शक्कर मिलाई जाए उतनी भरोसे की मिठास आती है। बैठिए और बताइए कब, क्या और कैसे हुआ? 2 हफ्ते पहले की बात है। 7 नवंबर 2013। गोवा में हमारी मैगजीन धमाका का सेमिनार था। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, द रिच, द फेमस सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स, टॉप पॉलिटिशियंस, सब लोग थे वहां पर। हॉलीवुड स्टार मिस्टर रॉबर्ट भी आए थे, उनकी बेटी कायरा के साथ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन दोनों का ख्याल रखूं। 7 नवंबर को हमने अपने गेस्ट के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मिस्टर रॉबर्ट और कायरा गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, और ऑब्वियसली वहां मिस्टर नागपाल भी थे। always wonder, Robert. About those, yeah. No, about the heels, the way they manage and they run on that, man. But that's a talent. Veron, I've had the most amazing evening. The honor is all mine, and thank you so much. Thank Man, I love India. And the Indian women. Good night. Thank you so much. Enjoy. Good night, guys. Bye. See you. Okay, another one. एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा, if a boy touches your upper body, say don't. Okay. और अगर वो नीचे टच करे, बोले stop. Right. Guess what the student said? What? She said, teacher, my boyfriend touched me both ways. I said, don't stop. Oh my god, I never laughed so much in my whole life. Elevator में। निकिता जी, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो बताते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने गलत किया है शर्मिंदा उसे होना चाहिए। एलिवेटर में he started touching me inappropriately. मेरी पूरी बॉडी को गंदी तरीके से छू रहे थे और मैंने उनको बोला प्लीज स्टॉप। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और फिर तो इतनी देर में लिफ्ट का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला? नहीं सर, मिस्टर नागपाल ने फर्स्ट लेवल पर लिफ्ट रोक के रखा था। मैंने किसी भी तरीके से एक बटन दबाया और जैसे ही ग्राउंड लेवल पर लिफ्ट खुला और दरवाजा खुला, मैंने अपना अंडरगारमेंट उठाया और भाग गई वहां से। That's it? मुझे तो इस क्लिप में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि मैंने निकिता के साथ कुछ गलत किया। Come on, can't you see कि मुझे फंसाया जा रहा है? इस कंट्री के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस को नंगा किया है मैंने। Now those mothers are trying to put this crap onto me. टारगेट कर रहे हैं मुझको। वरना अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट की ही नहीं तो आप लोग इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? निकिता ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ कहा है। अरे उसकी उम्र की तो बेटी है मेरी। She's my daughter's best friend. Yes, I agree. वो मेरे मेंटोर थे। He was like my role model. He had some kind of a spark in him. I used to admire him so much क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। In fact, it was my dream to work with him. And I was so happy जब उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। That was the happiest day of my life. Here you are. Congratulations, Nikki beta. I'm really happy कि आज से तुम इस कंपनी का हिस्सा हो। And you know what? Tad bit disappointed also. क्योंकि आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं बुला पाओगी। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वरुण हूँ और तुम मेरे लिए एक हार्ड वर्किंग ब्यूटीफुल गर्ल who's working in my company. Thank you so much, uncle. Huh? I'm sorry. Thank you so much, Varun. He was like a father figure to me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ये करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? पैसा, पावर,
पोजीशन। ये इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 28 साल की उम्र में शी इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरी वजह से। अब इतनी कम उम्र में अगर किसी को इतना कुछ मिल गया हो तो उसकी भूख तो बढ़ेगी ही ना। व्हाट्स नेक्स्ट? मेरी कुर्सी, मेरी पोजीशन। दिस इज अ डर्टी रेस। या कोई उसे भड़का रहा है मेरे खिलाफ? अगर किसी केस में पुलिस के पास पुख्ता सबूत या चश्मदीद गवाह ना हो तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से विक्टिम और एक्यूज्ड के बयान से ही ये जानने की कोशिश करती रहती है कि आखिर क्या हुआ होगा और दोषी कौन। और इस केस में भी यही हो रहा था। पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से मिस्टर नागपाल और निकिता के बयान के आंकलन पर टिकी थी। यहां तक कि पुलिस टीम में भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय थी। सर, जहां इतना धुआं है तो वहां तो आग होगी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको नागपाल की बात पर ज्यादा ट्रस्ट है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर, क्योंकि नागपाल जो भी बोलता है आप चुपचाप सुन लेते हैं बिना किसी सवाल जवाब के। कोई और होता तो अब तक हाथ पैर टूट चुके होते। देशमुख, एक डंडे से सबको नहीं हका जाता। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है। जो कुछ भी हुआ है पहले समझ तो लें, फिर सवाल जवाब भी हो जाएंगे। तुम्हें निकिता की बातों पे ज्यादा विश्वास है? सर, तो फिर जब आप लिफ्ट से बाहर आए तो फिर क्या हुआ? I was completely in the state of shock. मैं भागते हुए होटल से बाहर गई, कैब लिया और बेबी होटल चली गई। My other staff members were also there. जब मैं होटल पहुंची तो दिव्या और रोजान मेरे रूम में थे। वो मेरा रूम शेयर कर रहे थे। निकी, what happened? तू चल पुलिस के पास, हम अभी कंप्लेन करते हैं। डोंट बी अ फूल, तू अपना मुंह बंद रख। यू जस्ट रिजाइन। ही इज द वरुण नागपाल। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। तेरी जॉब तो गई ही, वो आगे की तरह करियर भी खा जाएगा। मैं अपने जॉब को रिस्क पे नहीं डालूंगी। बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची। मैं अपने हाथों से अपने करियर को बर्बाद नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। मुझे अर्जुन से बात करनी है। और फिर मैंने लंदन में अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को फोन किया। He also said the same thing कि just resign and go back to Delhi. But I was very worried. मैं अपने जॉब को और करियर को खराब नहीं करना चाहती थी। So I decided to stay back. और तभी मेरे फोन पे मिस्टर वरुण का मैसेज आया। ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो उस रात आपने निकिता सिंह को भेजा था। Well, what can I say, officer? ऐसे जोक्स तो हम कलीग ऑफिस में रोज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट निकिता भी ऐसे नॉटी जोक्स शेयर करती है और एंजॉय करती है। उस रात भी मैंने ऐसा ही कोई नॉटी जोक शेयर किया था और ये SMS मैंने उसी से रिलेटेड बाद में उसको भेजा था। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आपको अजीब नहीं लगता ऐसे जोक्स अपने फीमेल कॉलीग्स के साथ शेयर करते हुए? नो, नॉट एट ऑल। लेट मी एक्सप्लेन ऑफिसर। हम अपने काम में 24/7 एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑड आवर्स में भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे माहौल में आई वॉन्ट टू कीप माई ऑफिस एटमॉस्फेयर चिल्ड आउट। मुझे वो बॉस एम्प्लॉई वाली फीलिंग नहीं रखनी होती अपने ऑफिस के अंदर। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में तो सारी फीमेल कोलीग्स ऐसे जोक्स एंजॉय करती हैं और ऐसे ही जोक्स अपने मेल कोलीग्स और मुझे भी भेजती रहती हैं। क्या गलत है इसमें? हाँ, ऑफिस में नॉटी जोक्स सर्कुलेट करने की उनकी आदत थी और आप लोग उनके जोक्स एंजॉय करते थे, हंसते थे उन पे। एक्चुअली बॉस के जोक्स पे ना हंसना इट्स लाइक ए क्राइम, क्योंकि सबके KRA एंड इंक्रीमेंट्स उनके हाथ में है। इसलिए हम भी कभी कभी प्रिटेंड करते थे कि हम उनके जोक्स एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट टू बी देयर इन हिज गुड बुक्स। 7 नवंबर की रात को क्या हुआ था? उस रात निकी जब रूम में आई थी तो मतलब आप लोगों ने निकिता की एक तरफा बातों पे यकीन कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, किसी वजह से वो मिस्टर नागपाल को फंसाने की कोशिश कर रही है और आप दोनों की सिंपैथी गेन करने के लिए आप दोनों से झूठ बोलो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या निकिता झूठ बोल रही है? आई डोंट नो, बट हाँ, अगर उसके साथ इतना कुछ हो गया था तो उसे उसी वक्त वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो वहीं रुकी थी।
I found it strange. थैंक यू। चाय अच्छी बनाती हैं आप। थैंक यू। वैसे आपने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं वहीं रुकी थी। मैं अपने जॉब को और करियर को रिस्क पे नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी वजह से मैं फायर हो जाऊं। और देश विदेश से इतने इंपॉर्टेंट लोग आए थे, अगर उनके सामने मैं कोई भी सीन क्रिएट करती तो हमारी कंट्री का गलत इंप्रेशन जाता। कमाल है, आपके साथ वहां इतना कुछ हो रहा था, आप पता नहीं क्या सोच रही थी। वैसे इतना क्या इंपॉर्टेंट काम था वहां पे? सर, मुझे कहा गया था कि मिस्टर रॉबर्ट और उनकी बेटी कायरा का मैं ध्यान रखूं, उन्हें घुमाने लेके जाऊं। गोवा तो उन्हें कोई भी घुमा सकता था। उनका ख्याल रखने के लिए ऑफिस के कई सारे लोग वहां मौजूद थे। फिर आपके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन आपके वहीं रुके रहने की क्या जरूरत थी? सर, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, तो आप ये बोल देते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप वहां से निकल जाती हैं। ऐसी हालत में लड़कियां या तो एक्शन लेती हैं या फिर उस इंसान की नौकरी छोड़ के उससे हमेशा के लिए कांटेक्ट तोड़ देती हैं। तो कोई भी लड़की उस इंसान को रोज रोज चुपचाप ऑफिस में देखना क्यों पसंद करेगी जिसने उसे मॉलेस्ट किया हो? क्या कहना चाहते हो आप कि मैं कोई गलत कहानी बना रही हूँ? वैसे गोवा में क्या क्या हुआ? अगले दिन हम सबने साथ में लंच किया। मिस्टर रॉबर्ट थे, कायरा थी, मिस्टर नागपाल की वाइफ मिथिला आंटी भी थी और हाँ, उनकी बेटी भी थी वानी। It's very important to have these types of events. The whole idea is to look at things through a different outlook. I love the whole concept of this festival. It's absolutely fantastic. And I must say, I am very impressed with Mr. Nagpal. He is brilliant. तो तुमने मिथिला और वाणी से कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई। I was very confused and more than anything I was absolutely in shock. और वहाँ पे इतने सारे VVIP गेस्ट थे, उनके सामने मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। फिर लंच के बाद मैं मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को बाहर घुमाने लेके गई और 5 बजे तक हम लोग होटल वापस आ गए। That is the first time that I saw Mr. नागपाल। मतलब उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। So, you like Goa? This place is paradise. Thank you for inviting us. The pleasure's all mine, lady. Nikki, please get Miss Kyra and Mr. Robert well in time for the evening session today. Yeah. Actually, I need to talk to the organizers about something, so I'll see you guys in the evening. Yeah, sure. Run along. शाम को मिलते हैं। क्या निकी, क्यों कर रही है तू ये सब? Why the hell are you taking risk again? क्योंकि मैं उसे कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती जिससे वो मुझे जॉब से निकाले। I really need this job, दिव्या। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, कोई रिस्क नहीं लूंगी मैं। सारे करेंगे। निकी, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, वो रॉबर्ट के रूम की कीज तुम्हारे पास है ना? गुड, चलो उसके रूम में चलते हैं। क्यों? अरे मेरा पार्सल उसके रूम में रह गया, आई नीड टू कलेक्ट दैट। अरे रॉबर्ट तो रूम में भी नहीं है। इसीलिए तो तुमसे पूछा कि कीज तुम्हारे पास है, इसलिए तो कह रहा हूँ। कम लेट्स गो। मैं लेके आती हूँ। ओके, आई गेट इट। वील गो एंड गेट इट टुगेदर। कम विद मी। एक्चुअली मुझे अर्जुन को फोन करना है, सो ओह नो, कम ऑन कम ऑन। निकी, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है ना? Then this is the only way to keep it. Remember that. उस रात भी उन्होंने मेरे साथ वही सब किया और इस बार वो ड्रंक भी नहीं थे। मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। He was just forcing himself on me.
और फिर आपने क्या किया? वहां से निकलने के बाद मैंने दिव्या को फोन किया। कितना घटिया इंसान है ये। You know what? हम दोनों को जल्द से जल्द ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तू होटल आ जा। दिव्या, मुझे रॉबर्ट को और कायरा को बाहर लेके चले डिनर के। तो पागल हो गई है निकी, वो फिर से कुछ करेगा। वो लोग आ रहे, मैं बाद में फोन कर। निकी, Are you ready? Yes, we're ready. Let's go. Let's taste it. वानी, हाँ सही ना। चल ना बाहर जाके बात करते हैं। अरे बोल ना। चल ना बाहर बात करते प्लीज। क्या हुआ? अरे यार, तू बोलेगी? हेलो वानी, your dad forced himself on me yesterday. He sexually harassed me. What? कल रात को पार्टी के बाद लिफ्ट में वो ड्रंक थे, लेकिन आज तो वो ड्रंक भी नहीं थे। और आज भी Nikki, it's okay. To be very honest, I'm not really surprised. वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। Oh my God, it's okay. Nikita, I love this place. But you guys have to get more serious about the security. How can they let people keep bursting in all the time? Tell Mr. Nagpal that I am very disappointed. I'm so sorry, sir. Good night. अच्छा, आर्टिकल छपने के बाद मिनिस्टर साहब का भी फोन आया। सोचो, जस्ट इमेजिन क्या बोल रहे हैं मुझे। बोल रहे हैं, आई एम श्योर ये आपका ओपिनियन तो नहीं हो सकता। मैंने बोला, मैंने कहा लिखा है और and he's refusing to admit that. Varun, I need to talk to you about something. Yeah, sure. Excuse me. Come. वरुण, रॉबर्ट कह रहा था रॉबर्ट, I don't care कि रॉबर्ट क्या कह रहा था। तुमने वानी को सब कुछ बता दिया? Why? Why did you do that? Don't you ever show your face to me again. Just get out of my sight. निकिता ने मुझे बोला था कि मेरे डैड ने उसको अक्यूज किया था, पर मेरे डैड ने मुझे साफ साफ कहा कि उसने कभी निकी के साथ ऐसा किया ही नहीं। सो आई डोंट नो द ट्रूथ। आपने खुद अपनी आंखों से मिस्टर नागपाल को पहले भी ऐसी हरकतें करते हुए देखा था। ऐसा आपने खुद निकिता से कहा था। देखिए सर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके, ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो आपके पिता ने निकिता को उस रात को भेजा था। इसके बारे में क्या कहना है आपको? लुक मैम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब मैं वहाँ थी नहीं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन मैंने मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। तब मुझे अपने फोन पे मिस्टर नागपाल का मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा था कि मैं वानी को जाके ये कह दूं कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो नशे में किया गया मस्ती मजाक था, अ ड्रंकन बैंटर। तो क्या वाकई ऐसा था? सर, इंसान से गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। मैं मानती हूँ कि उस रात को हम दोनों ड्रंक थे, बट व्हाट अबाउट द अदर नाइट? वी वर बोथ इन आवर सेंसेस सर। सच बात तो यह है कि मिस्टर नागपाल को बहुत गुस्सा आ गया था कि वानी को सब पता चल गया था। एनीवे, मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को ड्रॉप करने के बाद 16 नवंबर तक हम दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। 16 नवंबर को मिस्टर नागपाल ने मुझे मैसेज किया था, सर ही ट्राइड टू सेक्सुअली हैरेस मी, पर उन्होंने इस बात को बहुत शुगर कोटेड वे में कोट किया कि वो सिर्फ एक ड्रंकन बैंटर था,
क्या नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है? झूठ बोल रही है वो। She's lying. आपके पास उसके एक्यूजेशन के अलावा मेरे खिलाफ कोई सबूत है? एनीथिंग, एनी विटनेसेस, कोई सीसीटीवी फुटेज जहां पे मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूं, और एनीथिंग एल्स? पता नहीं क्यों किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रही है। उसके फादर के एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे सपोर्ट किया, मैंने उसे जॉब दिया, उसे ट्रेन किया, ट्रस्ट किया। उसके साथ कुछ गलत करना तो दूर, उसके साथ कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता मैं। सर, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मुझे अपॉलजी लेटर मेल क्यों किया? एनीवे, 16 नवंबर को मैंने फाइनली हमारी कंपनी की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव को एक रिटन कंप्लेंट मेल की, पर उन्होंने भी मेरा साइड नहीं लिया। इनफैक्ट वो मिस्टर नागपाल की हरकत को कवर अप करने की कोशिश करी थी। मैंने कुछ भी कवर अप करने की कोशिश नहीं की है, बट जस्ट आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द मैटर माय ओन वे। प्लीज हैव योर सीट। सो इट वॉज अ सेंसिटिव इशू। मिस निकिता ने मिस्टर नागपाल पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जिसे मिस्टर नागपाल ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। फिर भी मैंने मिस्टर नागपाल को फोर्स किया कि वो इस मैटर को यहीं खत्म करें और मिस निकिता को एक अपॉलॉजी लेटर भेजें। तो आपको लगता है कि इतना काफी है कि मिस्टर नागपाल निकिता को एक लेटर लिखकर उसे माफी मांग ले, राइट? सी ऑफिसर, मेरे लिए मेरा ऑफिस ही नहीं बल्कि एक फैमिली है, और प्रॉब्लम्स किस फैमिलीज में नहीं होती। शोभा जी, अगर आपकी फैमिली में किसी का रेप हो जाए तब भी आपका यही रवैया रहेगा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और सब कुछ भूल जाओ? हमारी ऑफिस में इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई एचआर विंग नहीं है, और इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का काम मैं ही करती रही हूँ। बट यस, मुझे लगता है कि शायद इस सिचुएशन को मैं प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाई, और इसलिए मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 को पारित किया। इस नए अधिनियम ने पुराने अधिनियम विशाखा गाइडलाइंस का स्थान लिया। इस नए अधिनियम के तहत वो सभी कंपनीज जिनके यहाँ 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन कंपनीज को इस एक्ट को लागू करना अनिवार्य है। लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इस एक्ट को लागू नहीं किया है। नवंबर 2015 में किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 36% भारतीय कंपनियां और लगभग 25% विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस नए अधिनियम के तहत अपने ऑफिसेज में इन हाउस कमेटीज नहीं बनाई है। मिस्टर नागपाल, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपने ईमेल पे वो अपॉलॉजी क्यों भेजी? रिजाइन क्यों किया? मैंने उस गलती की माफी मांग ली जो गलती मैंने की नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे निकिता से माफी मांगने के लिए मेरी एमडी ने मजबूर किया था। उस रात जो कुछ भी हुआ, इट वाज जस्ट अ ड्रंकन बैंटर, नथिंग एल्स। और अब निकिता अपने फायदे के लिए इस बात को इतना बड़ा बना रही है। हमने निकिता के बारे में भी पता किया। वो आपके किसी भी सो कॉल्ड दुश्मन के कांटेक्ट में न थी न है। तो इतना तो क्लियर है कि वो किसी के कहने पे ये सब नहीं करती। फिर तो वो ये सब इमेजिन कर रही होगी। I really don't know what to say, officer. Actually, आपके पास मेरे खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं सिवाय उस अपॉलॉजी के। इस लड़की को देखा है? नहीं। गौर से देखो। हाँ, कुछ दिन पहले देखा था। इसे मैंने ही छोड़ा था, बहुत परेशान था। फिर मैंने इसे इसके होटल छोड़ दिया, और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। 7 नवंबर की रात को तुमने यहाँ कुछ देखा था? नको मैडम, वो 4 दिन जान को बहुत आफत थी। इतनी भीड़ भाड़, इतने लोग, अपने को कुछ नहीं मालूम। नो मैम, आई हैवंट सीन एनीथिंग, और एल्स मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया होता। आवर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा। नहीं मैडम, मैंने तो कुछ नहीं देखा। ये देखिए सर, इससे ये साफ जाहिर है कि उस रात मिस्टर नागपाल ने निकिता को जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर खींचा था।
हाँ देशमुख, लेकिन नागपाल ने निकिता को मोलेस्ट किया, ये साबित करने के लिए ये फुटेज सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता लगे कि उस रात लिफ्ट के अंदर क्या हुआ। सर एक और बात, निकिता, मिस शोभा और नागपाल के बीच में बहुत सारे ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे। सर निकिता ने नागपाल पे आरोप लगाया, शोभा ने मिस्टर नागपाल से बात की और नागपाल ने निकिता से माफी मांगी। सर मैंने सारे ईमेल स्टडी किए और एक ऐसा ईमेल ऑब्जर्व किया, ये देखिए, जिसमें मिस्टर नागपाल ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है, जिसमें मिस्टर नागपाल के अकॉर्डिंग उस दिन उन्हें ऑफिस में अपने और निकिता के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। अपने मेल में आपने ऑफिस की एक घटना का जिक्र किया है, उसमें आपने लिखा है कि उस दिन आपको ऐसा लगा कि आपका निकिता से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ऑफिसर, निकिता एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट लड़की है और इस बात के लिए मैंने उसे हमेशा अप्रिशिएट किया है। इतने वक्त एक साथ काम करते करते हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा। हाँ, उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बॉडी लैंग्वेज, the way she took care of me, जिस तरह से वो मुझे देखती थी, अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करती थी, it was not a boss and subordinate relationship. In fact, उस दिन ऑफिस में वरुण sir, are you okay? I'm absolutely okay. What is this? मजनू वाला एटमॉस्फेयर? हाँ, नहीं, कोई मजनू एटमॉस्फेयर तो नहीं है, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि कितनी अजीब होती है ना जिंदगी, यानी उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं हमारी फीलिंग्स। न जाने कब कैसे कोई आपके इतना क्लोज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, इतना अपना हो जाता है, बहुत अपना। But you to have your apna in your life, na? Mithila auntie loves you so much. I also love her very much. But I guess it's okay to love more than one person in your life. I don't know why, Nikki, but I feel a very strong connection with you. I like you. I really like you. What rubbish, sir? ये बकवास है। जब मैं कैबिन में गई थी तो वो सोफे पे सोए हुए थे और कमरे में एकदम अंधेरा था। वरुण, what's up? Should I put the light on? No, it's okay. I prefer it like that. Anything important? Yeah, actually I'm working on that sexual harassment case, so I needed some input from you. Come on, Nikita. Why do you need my help? You yourself are a woman. तुम खुद एक लड़की हो. Why do you need my input? I mean, how hard it is to imagine that. Just imagine अगर कोई इंसान बगैर तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे शरीर को छुए तो कैसा लगेगा? It's the most disgusting feeling for any woman. I don't understand कि एक इंसान जानवर कैसे बन जाता है in minutes. और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है civilized society में. They have no bloody right to live with us. She's absolutely right. मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं और हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई भी थी, लेकिन उस शाम को नहीं। हाँ, उससे पहले कई बार ये बात हो चुकी थी। ऑफिसर, मेरा पूरा ऑफिस जानता है कि मैं ऐसे लोगों से कितनी नफरत करता हूं। Look at me today. आज मैं खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आपके सामने यहाँ बैठा हूं। मिस्टर नागपाल, अगर आपने उस रात निकिता को हैरेस नहीं किया होता तो आज बिल्कुल आप यहाँ नहीं होता। मैंने उसे हैरेस नहीं किया ऑफिसर। She was drunk and so was I. और जो कुछ भी हुआ वो मस्ती मजाक में हुआ। किस टाइप का मजाक था? आप इतने नशे में थे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आपसे मना कर रही है, बार बार आपसे ना बोल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। उसकी ना इतनी माइल्ड थी कि मुझे तो हाँ ही लग रही थी। I thought she was playing around with me. अगर वो वाकई ये सब नहीं चाहती थी तो मुझे थप्पड़ मार देती, किक मार देती और चली जाती वहां से। और उसे ये सब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर, अगर वो स्ट्रेंजर होते तो मैं ये सब करती। बट ही इज लाइक एन अंकल टू मी। आई वाज
worried about his reputation. इनफैक्ट मुझे लगा वो ना सिर्फ मुझे टीज करने के लिए कह रही है, और इससे पहले भी तो हजारों बार मैं उसको टच कर चुका हूं। इनफैक्ट सेक्सुअल जोक्स एक्सचेंज कर चुके हैं हजारों बार, एंड शी यूज्ड टू इक्वली रिस्पॉन्ड, शी यूज्ड टू एंजॉय इट थॉरली। अगर उसे वाकई पसंद नहीं था तो वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर सकती थी। Oh my God, I've never laughed so much in my whole life. अब अगर आज वो ये कह रही है कि मैंने उसे सेक्सुअली हैरेस किया है तो इट्स जस्ट अ बैड जजमेंट ऑन माय पार्ट। बैड जजमेंट? मैं स्ट्रांगली ना बोल रही थी, मैं बार बार मना कर रही थी। उसने कभी मुझे मना नहीं किया। शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी। हाँ, मुझे लगा उस दिन उसने ना मॉरल डिलेमा की वजह से कर दिया। वो मेरी बेटी की दोस्त है, मैं उसकी बाप की उम्र का हूँ, वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उन्हें पहले मना नहीं किया ना। जब वो बेहुदा जोक्स भेज रहे थे मुझे, फॉरवर्ड्स भेज रहे थे, सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे थे विमेन के ऊपर, तब मैंने कुछ कहा नहीं। दैट इज माई फॉल्ट। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस रात वो ड्रंक थे और उन्हें समझने में गलती हो गई, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? ही वाज इन अ सेंसेस द नेक्स्ट डे। सर, ये बैड जजमेंट नहीं है, ही इज अ बैड लायर। I didn't expect this to be but मैंने रेप नहीं किया है। इट वॉज नॉट अ रेप। मिस्टर नागपाल आपको नॉटी जोक्स सुनाया करते थे? यस, ऑलमोस्ट एवरी डे। और आप उनके जोक्स पे हंसती थी? सिर्फ मैं नहीं, ऑफिस के सारे लोग हंसते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन्हें कोई इनविटेशन दे रहे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कि जब एक फीमेल कलीग अपने मेल कलीग से कोई एडल्ट जोक शेयर करती है तो मेल कलीग को उसे सेक्सुअली हरास करने का या रेप करने का लाइसेंस मिल गया हो। क्या आपने मिस्टर नागपाल को कभी भी कोई ऐसा हिंट दिया जिससे उन्हें ये लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? नो, सर्टेनली नॉट। हम नहीं जानते कि इस केस का असल सच क्या है, क्योंकि उन 2 रातों को उस लिफ्ट के अंदर क्या हुआ था, ये सच आज भी निकिता का बयान बनाम मिस्टर नागपाल का बयान है। लेकिन निकिता का बयान, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज, धमाका की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव और निकिता की कलीग दिव्या और रोजेन के बयान, और मिस्टर नागपाल द्वारा निकिता को भेजे गए संदेहजनक मैसेजेस और अपॉलजी ईमेल, इन सब की बिना पर गोवा पुलिस ने मिस्टर वरुण नागपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A शारीरिक शोषण के लिए, 376 बलात्कार के लिए, 376 सबसेक्शन 2K अपने से नीचे ओहदे पर काम करने वाली महिला के साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार के लिए, आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2F रिश्तेदार, गार्डियन या शिक्षक होने के नाते, या फिर ऐसा कोई भी इंसान जिस पर पीड़िता पूरी तरह से भरोसा करती हो, उसके द्वारा बलात्कार। धारा 376C सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन with intent to outrage her modesty, धारा 341 wrongfully restraining a person, धारा 342 wrongfully confining any person। मिस्टर नागपाल के खिलाफ इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस अब भी ट्रायल में है। इस केस में सच और झूठ का पता लगाना अदालत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, लेकिन महिलाएं भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है और सामाजिक बदलाव की निशानी है। हमें इस सच को अपनाना होगा और अपने आप को बदलना होगा। दूसरी तरफ महिलाओं को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऑफिस में अपने पुरुष सहकर्मियों या बॉस के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए गलत बातों को सहना या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अश्लील मजाक, गलत तरह से छूना या गलत इशारे, इस बात का विरोध करना चाहिए ताकि गलत व्यक्ति को बढ़ावा न मिल सके। सिर्फ अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए उन्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस और कंपनीज के HR डिपार्टमेंट ऐसी किसी भी कठिनाई में महिलाओं की नौकरी को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच का संबंध बहुत नाजुक है, इसलिए सभी को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि वो गलती से भी किसी पुरुष को गलत संकेत न दें, और पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। हाँ साहब, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। इनके साथ इस फ्लैट में और कौन रहता था? सर, वरुण जी तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका बेटा तनुज यहाँ रहता है।
सर ये देखिए पीछे का दरवाजा वह लॉक था। ये पीछे का दरवाजा सीधा सर्विस लिफ्ट पे खुलता है। हो सकता है हम लोग यहीं से भागे हो। आसपास चेक करो, ज़्यादा दूर नहीं गए हो। ओके सर। कुछ लोग तुम्हारी सोसाइटी में आके एक आदमी को मार के चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कैसी ड्यूटी करते हो? गलती हो गई साहब, लेकिन साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब ये सब कौन किया। लेकिन हाँ साहब, जब मैं शाम को पानी लेकर आया तो एक गाड़ी आके तेज़ी से रुकी और उसके अंदर से 2 आदमी निकले। साहब वो टाइम में तो मेरे को लगा नहीं कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी साहब लगता है मेरे को पक्का वही लोगों ने कुछ किया है साहब। लेकिन हाँ साहब, वो जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अभी भी नीचे खड़ी पार्किंग में। साहब यही वाली गाड़ी है, इसी गाड़ी में से आए थे वो 2 लोग। गाड़ी को खोलो और अंदर चेक करो कुछ मिलता है क्या। और गाड़ी के नंबर से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। ये तनुज के घर पे किसी का आना जाना था? हाँ साहब, कुछ दिन से 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे। सर वो बिजी थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हाँ। ले आइए। ओके सर, ये जो पीजी थे ये तनुज के पिताजी के परमिशन के बिना यहाँ पे रह रहे थे और वरुण जी ने बताया था कि दिन में तनुज का उनका इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया और साथ में तनुज भी चला गया। सही। रेजिना मार्शल्स, ये तो फॉरेनर है। यस सर, जर्मन है लेकिन इसके हस्बैंड इंडियन है, मिस्टर राहुल सोडी। उन्होंने ही तो इन दोनों लड़कों को यहाँ पेइंग गेस्ट रखवाया था। तो इन दोनों लड़कों के कोई पेपर्स? सर उनके तो नहीं है क्योंकि मिस्टर सोडी बोले थे कि कुछ दिन रहेंगे, इसलिए सर हमने परमिशन दे दी। तो इन दोनों लड़कों के नाम और नंबर तो होंगे ना आपके पास? नंबर तो एक का नाम संजय है और एक का नाम मुकेश है। और हाँ सर, ये वरुण जी का बेटा जो तनुज है ना, बहुत ही बिगड़ैल लड़का है सर। और हाँ सर, ये तनुज जो है ना, ये ड्रग्स भी लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तनुज ने अपने बाप को मारा होगा? आई डोंट नो सर। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से बात की तो तनुज पर ही अपने पिता वरुण भाटिया की हत्या का शक आया। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जिन्होंने तनुज के पिता का मर्डर किया था? क्या मर्डर करने के लिए तनुज ने ही उन्हें भेजा था या फिर कहानी कुछ और ही थी? तनुज के पिता वरुण भाटिया की हत्या का मामला तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश प्रभु को सौंपी गई। तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में मुकेश और संजय के नंबर मिले, लेकिन ये दोनों नंबर से भी स्विच्ड ऑफ है। और वो रेजिना मार्शल का पति राहुल सोधी, उसका क्या हुआ? सर राहुल सोधी भी पुणे में है, उसे फ़ोन किया था, उसे यहाँ आने के लिए कह दिया है। इसके अलावा तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में राहुल सोधी के बहन सिमर सोधी का भी नंबर है, उसे भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कह दिया है। सर मैं और राहुल, हम दोनों ही तनुज के अच्छे दोस्त हैं और इनफैक्ट हमें तो खुद ये समझ नहीं आ रहा कि तनुज ने अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रखा है। अब तनुज के अच्छे दोस्त हैं तो ये बात भी आपको पता होगी कि तनुज की अपने पापा के साथ बनती नहीं है। सर तनुज मुझे अक्सर कहा करता था कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपने फादर का मर्डर करवा सकता है कि नहीं। संजय और मुकेश को तुमने ही तनुज के घर पे किराए पे रखवाया था ना? अब जी, एक्चुअली मैं जर्मनी में कुछ सालों के लिए था। वहीं पे मेरी मुलाकात ये संजय और मुकेश से हुई। वो लोग जब इंडिया वापस आए तो मुझे कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने तनुज से पूछा कि वो दोनों रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो फिर तनुज मान गया। इस वक्त कहाँ हैं तीनों? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि तनुज के पापा ने जब संजय और मुकेश को घर से निकाला तो उस वक्त तुम भी वहाँ थे। बहुत भला बुरा कहा था, इंसल्ट किया था, गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा। अरे सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी तो तनुज के घर पे किराए पे रह रहा था, दोस्तों को वहां पर पीजी रखा था। उसी घर में तनुज के पापा का मर्डर हुआ था। हो सकता है ये सारी प्लानिंग तुम्हें नहीं की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है और क्या बात नहीं है ये पता हम कर लेंगे। अभिषेक, यस सर, इसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में से याद आ जाएगा कि संजय, मुकेश और तनुज है कहाँ। चल चल।
हाँ अभिषेक, व्हाट? अजय के फरार हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सर, आपको नहीं लगता यह घटना पुलिस विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है? हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इन लोगों के पीछे गई हुई है और मुझे यकीन है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर, इस राहुल सोधी की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब हमने राहुल, तनुज, मुकेश और संजय इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स को टैली किया तो पता चला कि वरुण भाटिया के मर्डर वाले दिन इन चारों की मोबाइल की लोकेशन मुंबई से लेकर तलेगांव की तरफ मूव कर रही थी। गणेश, हो सकता है कि वरुण भाटिया का मर्डर करने के बाद ये चारों लोग तलेगांव की तरफ भाग गए हो। पूरा तलेगांव छान मारो, पता करो ये लोग है कहाँ। और ये राहुल सोधी की बहन सिमर सोधी, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। ये राहुल अपनी बहन को जरूर कांटेक्ट करेगा। जी सर। वरुण भाटिया की मर्डर वाली रात 2 आदमी जिस गाड़ी से वरुण भाटिया की सोसाइटी में आए थे, वो गाड़ी विनोद देशमुख की बीवी गीता देशमुख के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, वो गाड़ी 10 दिन पहले मेरी बीवी ने एसबी रोड पे पार्क की थी और वहीं से वो चोरी हो गई। ये रही उसकी एफआईआर रिपोर्ट। आपकी बीवी करती क्या है जो इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें? सर, उसे बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ी हमने लोन पे ली थी। ठीक है देशमुख, फॉरेंसिक जांच के बाद गाड़ी ले जा सकते हो। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ये राहुल अरोड़ा हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है। वहाँ के ज़्यादातर ब्रोकर्स को ये एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता था। 1 सेकेंड। सिंपली मेरी बात सुन, मैं यहाँ वर्ली में हूँ। मेरा पासपोर्ट, कुछ पैसे, तेरे और मेरे कपड़े पैक करके तुरंत यहाँ आ जा। मैं और तू यहाँ से फौरन भाग जाएंगे बैंकॉक। अगर मैं इस समय तुम्हारे पास आई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा सामान और पासपोर्ट इस रोहित भल्ला के हाथ पहुंचाती हूँ तुम्हारे तक। ओके। अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ली के एक पीसीओ से सिमर सोधी के फोन पे कॉल किया गया था और उस कॉल के बाद सिमर के घर से रोहित भल्ला एक बैग लेके निकला है। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तलेगांव में जहां राहुल, तनुज, संजय और मुकेश इन चारों के फोन एक्टिव थे, वहां राहुल सोडी के फार्म हाउस होने का पता चला है। अभिषेक, एक टीम लेकर तुरंत तलेगांव पहुंच जाओ। हो सकता है कि तनुज, संजय और मुकेश इनकी कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। पुलिस की एक टीम तालेगांव के लिए रवाना हो गई और दूसरी टीम ने आखिरकार अजय को वर्ली में रोहित भल्ला के साथ अरेस्ट कर लिया। सर, आप बेकार में पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा के उनका टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों? अब चाहे तो कभी भी किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो और उस पर कोई भी चार्ज लगा सकते हो। मुझे लगा कि आप भगा के मुझे गोली मार दोगे, इसलिए डर के मारे में भाग गया। बहुत इनोसेंट है तुम। एक बात बता, तनुज के पापा का जो मर्डर हुआ था उस वक्त तेरे साथ कौन कौन था? तनुज, संजय, मुकेश तीनों तेरे साथ थे? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी तीनों के बारे में मुझे नहीं पता। अरे हाँ, इन तीनों के बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पता है कहां से अरेस्ट किया? तेरे तलेगांव वाले फार्म हाउस से। सर, माना कि आपने इन तीनों को मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने तनुज के फादर का मर्डर किया है। सर, मैं वहां सिमर के कहने पर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल मर्डर केस का एक्यूज है। सिमर ने तुझे राहुल के लिए पासपोर्ट, कपड़े और पैसे देके भेजा, फिर भी तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? सर देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझसे झूठ नहीं बोलवा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पेशी के वक्त कोर्ट को ये बोल दूंगा
कि आपने मुझे मार पीट के मुझसे झूठी बयान ली, फिर बदनामी आपकी डिपार्टमेंट की होगी। ये राहुल सोधी तो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। कल को कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि वो कस्टडी से भागा ही नहीं था। बड़े रोहित बल्ला, मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है कि सिर्फ सिमर के कहने पे वो राहुल को मिलने गया। इस सिमर को बुला लें, शायद वो राहुल की साजिश का पिटारा खोल दे। नहीं, पहले इस तनुज, मुकेश और संजय से बात करके देखते इन्हें क्या पता है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ना ही किसी की गाड़ी चुराई और ना ही तनुज के पिताजी का मर्डर किया है। सर तुमने नहीं तो क्या, राहुल और तनुज ने मारा। सर हमें कुछ नहीं पता। सर हो सकता है तनुज ने अपने फादर को खुद मरवाया हो। सर वो बोल रहा था कि वो किसी सुपारी किलर से अपने फादर को मरवाना चाहता है। सर संजय और मुकेश ने अपना क्राइम कबूल नहीं किया, लेकिन मीडिया और पुलिस ये मान रहे थे कि वरुण भाटिया के मर्डर में राहुल, मुकेश, संजय और तनुज का ही हाथ है। और जल्द ही तनुज की हालत स्टेबल हो गई और उसका बयान लिया गया। क्या? पापा का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? जब बेटा तेरे जैसा कुपूत पैदा हो तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा से गुस्सा रहता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम्हारे 3 दोस्त संजय, मुकेश और राहुल, तीनों को तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया था और उनके जाने के बाद तुम भी उनके पीछे चले गए थे। और जब पापा ने हमें बाहर निकाला था सर, हम लोग सिमर के घर चले गए थे सर। उसे ना मेरे सपनों की परवाह नहीं है। काश वो मेरा बाप ही ना होता। ऐसी बातें नहीं करते बेबी। नहीं, तुम नहीं जानती सिमर, उसने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने। सारा मूड ऑफ हो गया। ये लो, पानी पियो। मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सब कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते। इससे तुम्हारा मूड भी रिलैक्स हो जाएगा और जब तुम वापस आओगे तो पापा से बात कर लेना। मैं, संजय, मुकेश और राहुल महाबलेश्वर चले गए थे सर। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्योंकि पापा मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तुम लोग तो महाबलेश्वर के लिए निकले थे, तलेगांव कैसे पहुंच गए? गाड़ी में मैंने वो ड्रग्स ले लिया था और सर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो हम लोग राहुल के फार्म हाउस पे थे। संजय और मुकेश भी वहां थे, पर राहुल नहीं था। संजय और मुकेश ने मुझे बताया कि उसे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो वहां से चला गया था। सर जिस वक्त तनुज के फादर का मर्डर हुआ, राहुल सोधी की मोबाइल की लोकेशन पुणे की थी। जब हमने उसे फ़ोन किया तब वो पुणे में ही था, लेकिन उस वक्त तनुज, संजय और मुकेश इन तीनों के फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे। और उस रात उस चोरी की गाड़ी में तनुज के फादर के फ्लैट में 2 लोगों को जाते हुए देखा गया था, जिन्होंने बाद में तनुज के फादर को मार दिया। अब उन 2 लोगों में तनुज या राहुल सोधी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि राहुल सोधी उस वक्त पुणे में था। अगर उन दोनों में से कोई एक तनुज होता तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता। सर पुणे से किसी मिथिलेश कुमार का फोन आया है। वो बोल रहा है कि वो राहुल सोडी के बारे में आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता है। डीसीपी जगदीश प्रभु यार। सर थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि राहुल सोढ़ी मुंबई में किसी मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। बोलो क्या बात है? राहुल सोढ़ी मेरा दोस्त है। तकरीबन 1 महीने पहले वो मेरे पुणे में घर पर आया था और मेरे बिल्डिंग की सोसाइटी में उसने अपनी लग्जरी कार पार्क की और कहा कि वो अब्रॉड जा रहा है और तब तक उसकी कार मैं अपने पास रखूं। लेकिन सर मुझे पता चला कि 4 दिन पहले मुंबई में वो किसी क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि उसने कहीं वो कार किसी क्राइम में यूज़ ना की हो और आगे मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस और गाड़ी का नंबर लिखवा दो, मैं एक टीम वहाँ भेज देता हूँ। पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल सोडी में से किसी ने कन्फेस नहीं किया। तो फिर तनुज के पिता का मर्डर करने वाले वो 2 लड़के कौन थे जो चोरी की गाड़ी में आए थे और उन्हें वरुण भाटिया के घर जाते हुए देखा गया था? क्या वो 2 इन चारों में से ही कोई थे या फिर वो 2 कोई और ही थे? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था और संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल ने अदालत में जमानत के लिए अपील की। तनुज की शारीरिक अवस्था को देखते हुए अदालत ने उसे बेल दे दी, लेकिन वो अब भी शक के दायरे में था। और वहीं इस कड़ी में उस कार के बारे में पुलिस को पता चला जिसके बारे में अजय उर्फ राहुल सोडी के दोस्त मिथिलेश ने बताया था। पुणे के मिथिलेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी में राहुल सोधी ने जो कार पार्क की थी वो एक्चुअली राहुल सोधी की है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ी गुड़गांव के किसी राहुल अरोड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल अरोड़ा? जी सर, इस राहुल अरोड़ा का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ पे राहुल सोधी अपनी बहन सिमर सोधी के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल अरोड़ा गायब है। कहाँ गायब है सर पता नहीं। राहुल अरोड़ा के माँ और भाई ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सुनील राय।
सर 16 मार्च को राहुल अरोड़ा की माँ और उसके भाई ने हमें राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन हमें लगा कि शायद वो थाईलैंड में होगा। सुनील, जब से राहुल अरोड़ा गायब हुआ है तब से उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में स्वाइप हो रहा था, लेकिन 14 मार्च को उसका मोबाइल गोल्डन टेम्पल ट्रेन में मिला था। कैसे? तुम्हें शक नहीं हुआ था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर शक तो हुआ था, लेकिन ये भी सामने आया कि राहुल कई इलीगल काम भी करता था। पता है मुझे, एस्कॉर्ट सप्लाई करता था, सट्टा खेलता था, लेकिन इस राहुल अरोड़ा का राहुल सोधी और सिमर सोधी के साथ भी कनेक्शन था। और तुम्हें पता है ना, फिलहाल ये दोनों एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर, पता चला मुझे। लेकिन सर ये भी पता चला है कि राहुल अरोड़ा से एक शिवा नाम का बुकी भी मिला करता था और राहुल को उसे सट्टे का 37 लाख रुपए देना था। हमें शक हुआ कि शायद उसी ने राहुल को अगवा किया हो और फिर हमने शिवा को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सर पूछताछ के बाद शिवा ने बोला कि राहुल अरोड़ा के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। सर हमने राहुल सोधी और सिमर सोधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन हमसे इंस्पेक्टर विनोद देशमुख मिलने आए थे। विनोद देशमुख? यस सर, उन्होंने बोला कि वो राहुल और सिमर सोधी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने गारंटी भी ली कि ये दोनों कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तुमने राहुल सोधी और सिमर सोधी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी? सर वो सुनील, नो मोर एक्सप्लेनेशन। विनोद देशमुख ने कहा वो इनोसेंट है और तुमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सॉरी सर। ये विनोद देशमुख राहुल और सिमर को क्यों बचा रहा है? कि ऐसा तो नहीं कि राहुल के भागने में इस विनोद देशमुख का ही हाथ हो? इस विनोद देशमुख की तो मैं इंक्वायरी लगाता हूं, तब तक तुम सिमर को बुला कर लेकर आओ। सर राहुल अरोड़ा सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा फ्रेंड था। सिमर, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे पता चलता है कि राहुल अरोड़ा तुम्हारा नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं था, खास दोस्त था। और ये तनुज, ये भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई राहुल सोधी का दोस्त था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों क्राइम्स में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी इन्वॉल्व। अब मुझे बाकी की कहानी नहीं सुननी है, सिर्फ सच बता दो। मिथिलेश झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता सर। राहुल और सिमर द्वारा दिए गए बयान पुलिस को बार बार एक नई चुनौती दे रहे थे। पुलिस अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी और फिर अचानक तनुज भाटिया से मिली एक जानकारी ने पुलिस को एक अहम लीड दी। सर बेल मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, घर पे ना तो कैश था और ना ही ऑर्नामेंट्स थे, और पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे थे, वो भी गायब थे सर। राहुल और सिमर के घर का सर्च वारंट निकालो, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर राहुल और सिमर सोधी के घर से कुछ नहीं मिला। गहने जेवर तो उन्होंने अब तक बेच भी दिए होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हो। ठीक है, बैंक लॉकर खोलने की परमिशन निकालो तुम। पुलिस ने सिंपी और अजय उर्फ राहुल सोडी के लॉकर्स खुलवाने की परमिशन ली और उन्हें वहां 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले जो कि तनुज के पिता वरुण भाटिया के नाम पर थे। ये तो तनुज के फादर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो इनके लॉकर में मिले। मतलब इनकी नजर तनुज के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पेपर्स तो तनुज के फादर के नाम पर है। ये लोग अपने नाम पर कैसे ये प्रॉपर्टी कर सकते थे? सर इसका जवाब भी है इस कागज में, ये उनके बैंक लॉकर से मिला है। मैं तनुज भाटिया अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। नीचे तनुज की साइन भी है। सर पुलिस स्टेशन के पीआई विनोद देशमुख के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन? ये विनोद देशमुख अजय गलांडे का जीजा है। अजय गलांडे? जी सर, वही अजय गलांडे जो 1998 में डबल मर्डर केस में अंदर हुआ था। फिर 2002 में पैरोल पे बाहर निकला, फिर पैरोल जंप करके नकली पासपोर्ट पे बैंकॉक चला गया। और सर ये अजय गलांडे और कोई नहीं, राहुल सोधी है। राहुल सोडी ही अजय गलांडे था। इस जानकारी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया और अजय की लगातार मदद करने वाले उसके जीजा विनोद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी।
वहीं पुलिस ने जब तनुज भाटिया से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछताछ की तो तनुज ने यह बयान दिया कि शायद अजय ने उससे नशे की हालत में वो सुसाइड नोट लिखवाया होगा, जिसकी लिखावट और दस्तखत तनुज भाटिया के ही पाए गए थे। तुम्हारे दोस्तों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये राहुल अरोरा के साथ क्या किया तुमने? कीड़ा था उसे फिल्म बनाने का। कह रहा था कुछ 3.5 करोड़ रुपए उसके पास। हमें लगा कि हम उसे चकमा देके उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। मैंने उसे झांसा दिया कि पुणे में एक फाइनेंसर है जो फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसका फिल्म का बजट कुछ 10 करोड़ का हो जाएगा। रास्ते में फार्म हाउस दिखाने के बहाने में उसे तेलेगांव ले गया। वहाँ संजय और मुकेश भी थे। वाओ, क्वाइट स्पेशियस यार। थोड़ा ठीक ठाक करके ना पार्टी वार्टी के लिए यूज कर सकते। तो बैंकॉक में उसका क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर रहा था? हाँ, मैंने संजय से कहा था कि उसका फोन ट्रेन में छोड़ देने, ताकि आप लोग जब उसे ढूंढो तो आप लोग को ये लगे कि वो कहीं घूमने गया था। राहुल के बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके तूने? मुंबई मायानगरी में जब तनुज और राहुल जैसे लोग अपने सपने लेकर आते हैं तो किसी की मदद का हाथ उनके लिए विश्वास की लकीर बन जाता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई 1980 का दशक, अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, एनकाउंटर से भरे उस दौर में भी इस शहर में रहने वाला आम इंसान अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित समझता था। मुंबईकर के मन में डर ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होने की भावना तब भी बरकरार थी। सन 2000 इस दशक में भी इस शहर में काफी हद तक लोग और खासकर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझते थे। लेकिन क्या आज हम इस शहर में अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई पूरी दुनिया में सुरक्षा के मामले में 123वें स्थान पर है। पुलिस हेल्पलाइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में हम बढ़ती हुई क्राइम रेट को रोकने में क्यों असफल रहे हैं? और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का ये केस। एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन उसी शहर में जब रात के सिर्फ 10:30 बजे भरी सड़क पर 2 युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है तो एक आम इंसान के मन में रह रहकर यह सवाल उठता है कि क्या यह शहर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है? Okay, let's cheer for Kevin. Let's time in the world. What a shot! What a shot! 132. क्या सिक्स मारा है? ए लिली, मैं बोला था ना तेरे को कि धोनी खेलेगा तो मैच अपन ही जीतेगा। वो सब ठीक है डेविड, लेकिन इंडिया जीतेगा तो भी तुमको एक और ड्रिंक नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? This is celebration time. Small one. प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे वो मर जाएगा, प्लीज उसकी कोई हेल्प करो, पर पुलिस को बुलाओ। हेलो सर, ये ओशियोरा के रेस्टोरेंट बार के वहाँ पे झगड़ा हो रहा है सर। चाकू मार दिया सर इसको। क्या?
क्या दो पूछताछ करो सच्चा सर। जादव सर कुछ बताया क्या इन लोगों ने? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। ये पूरा फुटपाथ सील करो और फोटोग्राफर और पंचनामा टीम को बुलाओ। सर कांस्टेबल्स को बोलो कि ये सीसीटीवी फुटेज भी चेक करें। यस सर। हाँ साहब, कुछ तो लफड़ा हुआ था। 10-12 लोग थे और 2 लोगों को बहुत मारा। आज मैच थी ना, कस्टमर बहुत ज्यादा थे, बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सॉरी साहब, कस्टमर बिल पे करके बाहर जाके क्या करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया। हाँ, पान वाले की दुकान के पास कुछ हुआ था, उसे पता हो। मतलब तुम्हारे बार के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? देखा नहीं या बताना नहीं चाह रहे? तो लोग रिक्शे में डाल के लेके गए। 2 लड़के 3-4 लड़के लोग थे। रिक्शे से लेकर के गए, इसका मतलब आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए होंगे। एक काम करो, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करो। यस सर। सर पान वाले का कुछ पता नहीं, उसकी दुकान और फोन दोनों बंद है। हेलो, हाँ बल्लू, अरे यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे वरुण, अच्छा सुन एक बार वरुण। हाँ, क्या बोला डॉक्टर से? एक मिनट हाँ। कौन? अरे अंकल वरुण, केविन कहाँ है? क्या हुआ मायरा? केविन किधर है? सर कांस्टेबल ने बताया है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों? कोई टेक्निकल इशू है सर। लेकिन एक बात है सर, जब ये कांड हुआ तो बहुत से लोग यहाँ थे, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं है। जानकारी है नहीं वो, या वो लोग देना नहीं चाह रहे? हेलो वरुण, तुम लोग तो पार्टी करने गया था, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, दोनों बच्चे लोग ठीक तो है ना? देखिए, हमने बहुत कोशिश की। रोहन चौहान अभी तक आईसीयू में है, बट आई एम सॉरी, केविन डिसोजा काफी जख्मी था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसे बचा नहीं पाए। क्या? सर लड़कों को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनमें से एक की मौत हो गई। जादव, तुम इन लोगों से बातचीत करते रहो। मुझे लग रहा है इतने लोग थे वहां पर, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें पहचानता होगा। एक काम करो, उन लोगों से सच निकलवाने की कोशिश करो। मैं तब तक हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यस सर। ओके। मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज। मम्मी आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी सर्जरी शुरू हुई है, डॉक्टर ने बोला है रोहन को कुछ नहीं होगा। क्यों मारा रोहन को? कौन थे वो लोग? ऐसे कैसे हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई पापा, बहुत सारे लोग थे। आप बस मम्मी का ख्याल रखो, बताता हूँ ना आपको सब बात में। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से क्राइम सीन पे कौन कौन मौजूद था? सर मैं, ईशा और मायरा। आपसे कुछ बात करनी है। सर, उनमें से एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी। हाइट वॉज अराउंड 5 to 5'5". वो लोग 10 से 15 लोग थे, जिनमें से बस 4 ही केविन और रोहन से फाइट कर रहे थे, बाकी सब उनके सपोर्ट में थे। सर वो जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी उसके हाथ में हॉकी स्टिक था, और एक ने सर वो ब्राउन कलर की पठानी होती वो पहन रखी थी। उसके हाथ में वो जो नारियल छिलने वाला चाकू होता है वो था सर। बाकियों के हाथ में चॉपर और क्रिकेट स्टंप्स थे सर। सर हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे पर कोई मदद के लिए नहीं आया। I was continuously trying police helpline 100, but the line was busy. सर 2 दिन बाद केविन की दुबई के लिए फ्लाइट थी, उसकी नई जॉब लगी थी वहाँ। उसको फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा हुए थे सर हम लोग। And sir, it all started जब उन लोग ने मायरा को गंदी तरह छुआ था और गंदे कमेंट्स पास किए। सर उसमें से एक को मैंने ग्लास फेंक के मारा था, उसके सर पे काफी चोट भी आई थी। हाँ बोलो जादव। सर रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला है कि हमलावर इसी आसपास के एरिया के हैं। एरिया में कई बार देखा गया उन्हें।
हमें भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, और जिस तरीके का हुलिया बताया जा रहा है उन लोगों का पास के सिद्धार्थ नगर बस्ती से होने के चांसेस ज्यादा हैं। या तो तुम एक काम करो, एक टीम को लेकर के उस बस्ती में जाओ, उनके कहीं भाग जाने से पहले हमें उन तक पहुंचना होगा। एक बात और ज्यादा हो, उनमें से एक के माथे पर ग्लास से मारा गया है, तो एरिया के सभी डॉक्टर्स को कांटेक्ट करो। अगर चोट लगी है तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो करवाई होगी। जो भी डाउटफुल लगे उन सबको अरेस्ट करो। पुलिस ने आसपास के सारे हिस्ट्री शीटर्स को धर दबोचा, कई जगह पर छापे भी मारे और बिना वक्त गवाए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी उतनी उन्होंने की। हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, अगर आप लोगों के बच्चे बेकसूर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हमने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 जवान बंदों को बेरहमी से मारा गया, उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है। तो प्लीज प्लीज हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए। जाधव, इस पूरे एरिया को छान मारो, जिस किसी के भी माथे पर चोट का निशान मिले उसे फौरन हिरासत में लो। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, मैं तुम लोग को फौरन छोड़ दूंगा। साहब, कुछ देर पहले वो अमन और उसको दोस्तों को जाते हुए देखा था। सादिक, क्या हुआ मन्या? चल, लड़ा करने का है। लेकिन हुआ क्या रे अमन? अरे छोका लोग मारा मेरे को। क्या? हाँ, तुझे हाथ लगाया? हाँ। कौन थे लौंडे? पता नहीं, टाइटो पे वाले थे और मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। साला आजकल ये व्हाइट कलर वाले अपने को कुछ ज्यादा शाना समझने लगे। चल उनकी साफ पत्ती उतारते अभी। चल ना, आजा। ये वमन इस एरिया में रहता है? हाँ साहब, वो यहाँ पे एक सैलून में काम करता है। और उसके दोस्त? सर, सादिक भंगार का काम करता है और नामदेव झाड़ू लगाने का काम करता है। तो वमन किधर रहता है वो? सर, यही 5 नंबर गली में। वमन? हाँ साहब। साहब, हुआ क्या? अरे मैंने क्या किया साहब? साहब, मैं कसम खा के कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आज रात 10 से 10:30 के बीच में कहाँ था तू? घर पे था साहब, इंडिया का मैच चल रहा था, मैं वही देख रहा था। अच्छा, तो ये हॉकी स्टिक्स और स्टेप्स लेकर के कहाँ जा रहा था? हॉकी स्टिक? साहब, किसने झूठ बोला आपको मेरे बारे में? अच्छा, ये डर क्यों रहा भाई? ये चोट कैसे लगी? वो घर जाते वक्त गिर गया था साहब। कहाँ गिरा था? चल जगह दिखा। वो सलीम मटन शॉप के बाहर। ये पट्टी किसने किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर का नाम? याद नहीं आ रहा है साहब। अभी कुछ याद आया? डॉक्टर मनोज शाह। देख, सच बोल, खून तुम लोगों ने ही किया है ना? नहीं साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आज रात 10 से 11 के बीच में कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसके सर पे चोट लगी हो? हाँ हाँ, 2-3 लोग लेकर आए थे उसे मेरे पास। उनमें से किसी ने कुछ ये बताया कि उसके सर पे चोट कैसे लगी थी? हाँ, किसी ने उसे कांच का गिलास फेंक कर मारा था। जख्म काफी गहरा था, तो जख्म के अंदर कांच के गिलास के पार्टिकल्स मिले मुझे काफी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन अशोक दुबे नाम का उनका साथी फरार होने में कामयाब हो चुका था। अब सवाल यह था कि आखिर उस रात उस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें 23 साल के केविन डिसूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी और 29 साल का रोहन चौहान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पहल के रहते इतने संगीन जुर्म की वारदात हुई। मौका वारदात पर कई लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी पुलिस की मदद नहीं की और गवाही देने के लिए भी आगे नहीं आए। दूसरे दिन पुलिस ने इन 3 आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया और केस को पुख्ता बनाने के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जो कि अदालत ने मंजूर कर दी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए रोहन का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। रोहन उस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में था। इंक्वायरी के 2 दिन बाद ही रोहन की इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ने के कारण
उसकी मौत हो गई। इस बात से लोगों में गुस्से की एक लहर उठी और उस इलाके में निकले कैंडल मार्च में आम लोग भारी संख्या में शामिल हुए। केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही धीमी गति से चल रही थी। लगभग 15 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया। केविन के पिता डेविड डिसूजा ने यह देखकर स्टेट मिनिस्टर से मिलकर अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी। पहली मांग थी कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी मांग थी कि कई मुश्किल केस सॉल्व करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देवलेकर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाए। और तीसरी मांग थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उद्धव निमकर को ये केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने केविन के पिता की ये तीनों मांगे मंजूर की। अनुज, बाकी सारे पेपर्स थे, लेकिन उस लड़के का स्टेटमेंट क्या जिसने सबसे पहले हमें कॉल किया था? सर उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज, मुझे कोशिश नहीं, उस लड़के का स्टेटमेंट चाहिए। जी सर। उसने हमें कॉल किया था, इसका मतलब उसका नंबर हमारे सिस्टम में जरूर रजिस्टर हुआ होगा। ये सर। तो उसे वो लोगों ने बुलाया क्यों नहीं? सर इसका तो आइडिया नहीं है। कल को कोर्ट में केस स्टैंड करने के लिए या मजबूत करने के लिए हमें उस लड़के के स्टेटमेंट की जरूरत है। एक टीम तैयार करो, उस लड़के को ढूंढ निकालो। कोर्ट में मुजरिम को गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। और वो 3 लड़के जिन्होंने हमला किया था, मुंह खोला? नहीं सर, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला। ठीक है, लगता है इन्हें बिरयानी खिलानी पड़ेगी। देखो आखिरी मौका है, जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ सच सच बता दो। अगर साहब को गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना सोचो मत, जल्दी बताओ। छोड़ो मुझे, ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे, भूखे होंगे ना। पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर पूछ। क्या खाना? चिकन मटन जो खाना है वो बोल देना, साफ खिला देंगे। अनुज, वैसे ये लोग हमारे कुछ फायदे की है नहीं। खाना खिलाने के बाद मड आइलैंड लेकर जाना और ठोक देना तीनों। गोली ना यहां लगनी चाहिए, बीचों बीच। हो सर। आकाश वर्मा जी, 15 अक्टूबर की रात को आपने पुलिस को फोन करके एक दंगे के बारे में इन्फॉर्म किया था। जी, क्या देखा था आपने, जरा बताएंगे? देखिए आकाश जी, मैं आपका टेंशन समझ सकता हूं, पर आप बिल्कुल घबराइए मत। सर देखिए, मैं कॉमन मैन और मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता सर, आप समझ सकते हैं मेरी बात। हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। आपकी गवाही से हम उन कातिलों को सजा दिलवा सकते हैं। आकाश जी, देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन आकाश जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये सब बातें सोचते बैठेंगे तो और लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? जरा सोचिए, 2 मासूम लोगों की जान गई है। आपको नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए? ठीक है सर, मैं बताता हूं आपको। उस रात ओशिवारा के उस रेस्टोरेंट बार के ठीक सामने मैं कॉफी शॉप में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। एक भीड़ दौड़कर आती है, उनके हाथों में हथियार होते हैं और एक अटैक होता है, मारधाड़ शुरू हो जाती। आपने उन लोगों को देखा था? सर थोड़ा दूर था, मैं 60-70 मीटर की दूरी पे ठीक सामने कॉफी शॉप था, नजदीक नहीं था तो अच्छे से देख नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको सामने खड़ा कर दूंगा तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोशिश कर सकता हूं सर। आपने जो कुछ भी हमें बताया आप कोर्ट में आके बता सकते हैं? पुलिस ने इस केस की छानबीन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अदालत में केस को और पुख्ता बनाने के लिए ठोस सबूतों और आई विटनेसेस की जरूरत थी। वैसे तो वो बहुत सारे थे, लेकिन कोई भी सामने आकर पुलिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल होकर भी इस केस को अदालत तक पहुंचने में 1 साल लग गया।
Yes, please. You may start your proceedings. Your Honor, myself, Advocate Uddhav Nimkar, I am handling this case in capacity of public prosecutor. Your Honor, myself, Advocate Vijay Bhatt. Advocate Hamid Ansari, Advocate Jasmine Dawawala, and Advocate Hiten Patel will argue for defense. What? Are you serious, sir? Yes, Mr. D'Souza. ये चारों वकील इतने महंगे हैं, मीटिंग का लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन ये जो किलर्स हैं, ये चारों तो आम फैमिली का छोकरा लोग हैं। जानता हूँ मैं, कोई सलून में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाले का बेटा, ये सारे इतने महंगे वकील कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आई रियली कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं समझाता हूँ। ये सारे एक अंडरवर्ल्ड गैंग के लिए काम करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं। जरूर इन चारों लड़कों का कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होगा, लेकिन ये बात पुलिस ने चार्जशीट में मेंशन नहीं की। मिस्टर डिसूजा, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी नजर से छूट जाएगी? लेकिन सर, ये बात आप चार्जशीट में मेंशन किया ही नहीं है। इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि तभी इन चारों का किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। अब हो गया है। अब हो गया मतलब? जब इन चारों को मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी हुई थी, तब वहां उनका स्वागत हुआ था। जेल में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को ऐसे लड़कों की जरूरत होती है, और ऐसी एक गैंग ने इन चारों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, और उसी गैंग के वकील इन चारों का केस लड़ रहे हैं। They hire people in jail also. मिस्टर डिसूजा, कड़वा है पर सच है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कोहली और उनके तीनों दोस्त उस रात किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। ये लोग थोड़े अल्कोहल के नशे में भी थे। विक्टिम केविन डिसूजा और रोहन चौहान जब इन्हें मिले तो उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। केविन और रोहन ने शराब के नशे में इन लोगों से झगड़ा शुरू किया, और तो और इन पर जानलेवा हमला भी किया। फिर अपने बचाव में इन लोगों ने भी काउंटर अटैक किया, जिसमें केविन डिसूजा और रोहन चौहान जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मतलब इनके बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो सिर्फ शराब के नशे की वजह से हुआ, जिसे मेरे काबिल दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और पुलिस मिलकर एक प्री प्लान्ड मर्डर का रूप दे रहे हैं। I object, Your Honor. Your Honor, वामन कोहली, सादिक शेख और नामदेव मुरकुटे, इन तीनों को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तब उनके मेडिकल टेस्ट की थी। उस टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में मैं पहले ही पेश कर चुका हूं। उन रिपोर्ट के अनुसार नामदेव मुरकुटे और सादिक शेख, इनकी बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा पाई गई है वो इतनी कम है जितनी कि किसी दवाई में होती है। वामन कोहली की बॉडी से अल्कोहल ट्रेस हुआ ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब ये लोग शराब के नशे में धुत नहीं थे, बिल्कुल होश में थे। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस, दैट इज द इंटेंशन ऑफ क्राइम। वो ये है कि वामन और अशोक ने विक्टिम केविन और रोहन की फ्रेंड मायरा और ईशा, इनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। इसी की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मॉलेस्टेशन की ये कहानी सरासर झूठी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फिर एफआईआर में भी इस बात की पुष्टि के लिए कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन और पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी है। वहां मॉलेस्टेशन जैसी कोई बात हो ही नहीं थी। दरअसल केविन और रोहन की महिला दोस्तों ने मेरे क्लाइंट वामन और उनके दोस्तों पर लोअर इकोनॉमी क्लास होने पर गंदे कमेंट्स पास किए थे, जो इस झगड़े की अहम वजह थी। मिस मायरा अल्मेडा, 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? जी हाँ। अब कोर्ट को यह बताइए कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात हम सब वहाँ केविन का न्यू जॉब सेलिब्रेट करने गए थे। डिनर के बाद जब हम, क्या आप में से किसी ने भी अल्कोहल का कंजम्पशन किया था? यस बट नॉट मच। बिल पे करने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तो मैं और ईशा लेडीज वॉशरूम गए। वॉशरूम बंद था तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे थे। 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? जी हाँ। अब कोर्ट को ये बताइए कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। मिस मायरा अल्मेडा, 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? यस बट नॉट मच।
मस्ती करेंगे, एंजॉय। स्माइल। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? ओहो, बस छुआ ही तो है, करंट लगा क्या? Hey, just shut up and leave. मैडम, हिंदी के लिए दो दबाने का। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। गुस्सा इतना हसीन है, प्यार कैसा होगा? आती है क्या? अरे घर खाली है अपना। सर उसके बाद हम बाहर आए और अपने दोस्तों को ये बात बताई। अरे वो ऊपर मवाली लड़के थे ना, उन लोगों ने मायरा को गंदी तरह टच किया था। कौन थे वो लड़के? अरे वो ऊपर यही थे वो लड़के। तुमने अभी इस लड़की को छुआ? हाउ डेयर यू! गलती से हाथ लगा, सॉरी बोला मैडम को। तो क्या मेहरबानी किया क्या? अब हाथ जोड़ माफी मांग फिर से। ए बच्चे, बोला ना भाई ने, सॉरी मांगा ना, मांगा ना, तो फिर कमती हो, चल निकल यहाँ से। यू हाँ, सीधी तरह बात कर, नहीं तो क्या रे, क्या उखाड़ेगा तू मेरा? हैं? लड़की के सामने में हीरो बन रहा है। रुक जा, तूने हाथ लगाया मेरे को? हाथ लगाया? इधर ही रोक। अगर मर्द का बच्चा है ना, इधर ही रोक, मैं तो बताता है, चीज रख देगा तेरे को। मर्द का बच्चा ही नहीं रोक, और मैं बता देगा तेरे को। ए सादिक! और फिर ये लोग वहां से चले गए। हमें लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये लोग 10-12 लोगों को लेकर आए और फिर केविन और रोहन को। योर ऑनर, मायरा ने तो मेरी इस बात को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से साबित कर दिया है कि केविन ने ही झगड़े की पहल की थी और इन लोगों ने अल्कोहल यानी शराब भी पी थी। इससे ये बात साफ होती है कि केविन और रोहन ने मेरे क्लाइंट वामन, सादिक, नामदेव और अशोक को अपने बचाव के लिए हमला करने पर मजबूर किया। सर, रेस्टोरेंट के बाहर पान की दुकान चलाने वाले रघुवीर ठाकुर की इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले उसका फोन स्विच ऑन हुआ था। ग्रेट। लोकेशन? इलाहाबाद। ये रघुवीर भी इस केस में आई विटनेस है। इलाहाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसे तुरंत मुंबई भेजने के लिए कहो। सर। वामन कोहली, 15 अक्टूबर की रात को तुम रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज करने गए थे? हाँ जी। कौन था तुम्हारे साथ में? मेरा दोस्त अशोक दुबे। वामन कोहली के साथ में इनका दोस्त अशोक दुबे भी था। इन दो लड़कियों को पहचानते? जी। कैसे? ये भी उस रात वहां पर थी। वहां पर? मतलब? रेस्टोरेंट के अंदर, वॉशरूम के बाहर। जहां पर तुमने उनको छेड़ा, उनको छुआ, करेक्ट? नहीं, ये गलत है। सही गलत क्या है उसका फैसला अदालत करेगी। तुम सिर्फ उस रात को जो कुछ भी हुआ है वो सच बता दो। उस रात हम पेशाब करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? सॉरी, गलती से लग गया। गलती से? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मवालियों को, समझे? अरे मैडम बोला ना उन्होंने सॉरी। लेट्स गो मायरा। वैसे भी इनके कपड़ों से इनका क्लास पता चलता है। लेट्स गो। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। चलो। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मिस मायरा और ईशा ने मेरे क्लाइंट और उनके दोस्त को लोअर इकोनॉमी क्लास होने के लिए कमेंट पास किया था। ऐसा इनका कहना है योर ऑनर, जरूरी नहीं कि यही सच हो। योर ऑनर, इन दैट केस मुझे मिस मायरा को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए। मिस मायरा अल्मेडा को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिस मायरा, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाती हैं? जी हाँ। और वहां उनके साथ शराब भी पीती? Not regularly, but sometimes yes. तो उस दिन भी आपने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी? Sir, it's my personal choice. I object, Your Honor. डिफेंस लॉयर को मेरी विटनेस की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस मायरा, आपने बताया कि मेरे क्लाइंट वामन कोहली और अशोक दुबे ने आपके साथ बदतमीजी की या आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की, इन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू द कोर्ट?
They touched me. कहाँ पर? पीछे. On my back. पीछे मतलब आपकी पीठ पे? No. On my bum. अच्छा, दोनों में से किसने टच किया था? I don't know exactly, but इन्हीं में से कोई था. लेकिन आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी आपको टच करके पीछे से निकल गया हो और आपने मेरे क्लाइंट्स को देखा और ये समझा या गलतफहमी पाल ली कि इन्होंने ही आपको टच किया। नहीं, इन्होंने मुझसे गंदी बातें भी की थी। Can you please explain? They said, आती है क्या? आज घर खाली है। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि ये उन्होंने आपको ही कहा था? It's obvious, sir. Then prove it. I object, Your Honor. डिफेंस लॉयर मेरे विटनेस को ऑकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वामन कोहली और अशोक दुबे ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी और उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे। मायरा अल्मेडा और ईशा विजयकर से भरी अदालत में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना शायद ही कोई लड़की पसंद करे। केविन के पिता डेविड डिसूजा की रिक्वेस्ट पर इस केस को एक स्पेशल वुमेन कोर्ट में चलाए जाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान इस केस से जुड़े एक अहम गवाह आकाश वर्मा को अदालत में पेश किया गया, जिनकी गवाही पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों काफी हद तक निर्भर थे। एक भी आई विटनेस ना होने के कारण केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। Proceed. योर ऑनर, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस हमारे हाथ लगा है, मिस्टर आकाश वर्मा। मैं मिस्टर आकाश वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर आकाश वर्मा, क्या आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी, मैंने ही फोन किया था पुलिस को। उस रात आप मौका वारदात पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इस बात को सही या गलत साबित करने के लिए मैं भी मिस्टर आकाश वर्मा से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर आकाश वर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि आप दिन रात लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते रहते होंगे। ऑफ कोर्स। और आपके पास स्मार्टफोन भी होगा जिसे आप यूज करते हैं? बिल्कुल। तो मिस्टर वर्मा, ये बताइए कि इन सब का आपकी आंखों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता क्या? पड़ता है, आईज में स्ट्रेन होता है। तो मतलब उसके लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले या कुछ चश्मा? हाँ, दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ? डेफिनेटली। शुक्रिया। तो काफी पावरफुल लगता है। जी। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त आपने अपनी आंखों पर कोई चश्मा या स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे? बिल्कुल नहीं, मैं कॉफी शॉप में था। मैं चश्मा सिर्फ तब लगाता हूं जब मैं पढ़ता हूं या फिर अपना काम कर रहा होता हूं। दैट्स माय पॉइंट योर ऑनर। जब यह हादसा हुआ, मिस्टर आकाश वर्मा वहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे हुए। तो योर ऑनर, मेरा ये कहना है कि मिस्टर वर्मा जो रीडिंग ग्लास लगाते हैं, हादसे के वक्त वहां से 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। तो योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूरी पर बैठे हुए इस शख्स ने बगैर चश्मे के उस हादसे में अनजान शख्स को पहचान लिया हो? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। वकील साहब, मेरी आईसाइट वीक है, मैं रीडिंग ग्लासेस लगाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने देख नहीं पाता या कुछ दूरी पे मुझे ये नहीं पता कि कितनी भीड़ है और कौन क्या कर रहा है। मैडम, मैंने उस हादसे को देखा, पुलिस को फोन किया और ये सुना भी मैंने कि वहां पे झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है। मिस्टर वर्मा, जितनी पावर का आप चश्मा लगाते हैं उससे साबित होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 60 मीटर की दूरी पर आप किसी दंगे में अनजान शख्स को पहचान लें। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। करेक्ट? दैट्स ऑल योर ऑनर।
कत्ल के वक्त मौजूद गवाह एक के बाद एक कमजोर पड़ रहे थे। सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और छेड़खानी की बात भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से ठोस तरीके से साबित करना मुश्किल लग रहा था। इन परिस्थितियों से निराश होकर इस केस से जुड़ी मायरा अल्मेडा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हुई। समाज के लगभग सभी वर्गों की तरफ से केविन डिसूजा और रोहन चौहान को समर्थन जाहिर किया गया और इस समर्थन के अलावा इस डिजिटल मूवमेंट की वजह से इस केस में एक बेहद अहम मोड़ आया। रघुवीर ठाकुर, आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार के सामने आपकी पान की दुकान है? जी साहब। अब हमें बताइए कि 15 अक्टूबर 2011 की रात को आपकी दुकान के सामने कौन सा हादसा हुआ और उस हादसे में कौन कौन शामिल था? हाँ साहब, सब बताता हूँ साहब। सबसे पहले ये दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद जिस लड़के का मर्डर हुआ था ना, वो लड़का ने जाके उसको एक लाफा मार दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से रागिनी चोपड़ा बोल रही हूँ। जी सर, जब ये हादसा हुआ तब मैं उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। सर, वहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने दिनों से आप थी कहाँ? सर, उस वक्त मैं एक हफ्ते के लिए कुछ काम से मुंबई आई हुई थी और तभी ये हादसा हुआ था। और अपना काम खत्म होने के बाद मैं अपने घर दिल्ली वापस चली आई। फिर मुझे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और मुझे लगा कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, किसी ना किसी ने अब तक गवाही दे दी होगी और क्रिमिनल्स को सजा भी मिल गई होगी। लेकिन आज जब मैंने सोशल नेटवर्क पर मायरा का लेटर पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। रागिनी जी, अभी तक सजा क्यों नहीं मिली उन्हें पता है? लोग तो काफी थे वहाँ, पर आगे आके गवाही देने वाला कोई नहीं था। सर, मैं दिल्ली से गवाही देने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। रागिनी जी, आप जैसे लोग इस समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जब भी कोर्ट में तारीख होगी आपको वहाँ आके गवाही देनी पड़ेगी। आई एम रेडी सर। अगर आप जैसे लोग आगे आके गवाही देंगे तो आधे से केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू अगेन। क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस रात को केविन डिसूजा और रोहन चौहान पे हमला करने वाले ये 4 लड़के ही थे? बहुत चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को। अभी दिखाता हूँ सब भाईगिरी क्या होती है। कौन सा? प्लीज छोड़ दो, प्लीज हमको बचाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे क्या हुआ? अबे चल निकल वमन चल। जी सर, आई एम श्योर अबाउट माई स्टेटमेंट। योर ऑनर, रघुवीर ठाकुर और रागिनी चोपड़ा इस केस के बहुत ही अहम चश्मदीद गवाह हैं, जिनसे केवल 3 फुट की दूरी पर यह क्राइम हुआ था। जिनके कहने के अनुसार वामन और अशोक कुछ देर बाद वहां से चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने इनको मारने की धमकी दी। कुछ मिनटों के बाद वामन और अशोक उनके 10-12 दोस्तों के साथ वहां पर आए। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन्होंने केविन और रोहन को मारपीट की, जिसमें उनकी हत्या हो गई। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई हीट ऑफ मोमेंट में हुआ एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, सोच समझ के की गई हत्या है। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने उस नारियल पाने वाले को बुलाना चाहता हूं जिसकी कोयते से यह हत्या हुई। इजाजत है? हाँ साहब, इन लोग ही उस रात को मेरी दुकान में आए और मेरा कोयता लेके गए और वापस भी नहीं दिया साहब। रघुवीर ठाकुर, रागिनी चोपड़ा और नारियल पाने वाले की गवाही के बाद वामन, सादिक, अशोक और नामदेव का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अब भी इस केस में कुछ अड़चनें थीं और जिसकी वजह बने हुए थे डिफेंस लॉयर। उन्हें यह केस अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी न किसी वजह से इस केस के काम को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर वमन कॉली की तबीयत खराब होने के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट।
योर ऑनर, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी वकील मिस्टर दवावाला अपने किसी निजी काम की वजह से आज कोर्ट में नहीं आ पाए, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दे दी जाए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सादिक शेख आज कोर्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, तो मैं आपसे अगली तारीख की रिक्वेस्ट करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा पिछले 1 साल भर से इस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली से मुंबई अपने खर्चे से आ रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण दिया जाता है और डिफेंस की तरफ से इस केस की सुनवाई को डिले किया जाता है। मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा की कोर्ट से दरख्वास्त है कि उनके दिल्ली आने जाने का खर्चा डिफेंस की तरफ से किया जाए। ये उसके पेपर्स। ये कोर्ट डिफेंस लॉयर्स और एक्यूज्ड को ये ऑर्डर देती है कि मिस रागिनी चोपड़ा का दिल्ली से मुंबई आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो लोग उठाएंगे। लेकिन जज साहिबा के सामने डिफेंस की ये डिले टैक्टिक्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इस केस को पूरा होने में और वर्डिक्ट आने में लगभग 5 साल लग गए। मिस्टर डेविड, कल इस केस का वर्डिक्ट आने वाला है, आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? आई एक्सपेक्ट सीवियर पनिशमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी। तो क्या आपको लगता है इस केस में आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? आई ट्रस्ट माई जुडिशियल सिस्टम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी वामन कोली, सादिक शेख, नामदेव मुरकुटे और अशोक दुबे, इन्होंने केविन डिसूजा और रोहन चौहान की हत्या की है। हत्या का भयानक स्वरूप देखते हुए अदालत इन चारों आरोपियों को धारा 302, 324 और 434 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। रागिनी चोपड़ा ने कर दिखाया समाज को कि अगर एक आम इंसान चाहे तो वो बड़े से बड़े मामले में भी किस तरह का बदलाव ला सकता है। क्या हम फिर से आज वो 30 साल पहले वाली सुरक्षा की भावना इस शहर में रहने वाले हर इंसान के मन में जगा पाएंगे, जहां हर कोई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस हवा में खुलकर चैन की सांस ले सके? या फिर वो भावना सिर्फ उन दिनों के किस्से कहानियों तक ही सीमित रहेगी? और सिर्फ मुंबई में ही क्यों, इस देश के हर शहर में इस भावना का निर्माण करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आम आदमी, पुलिस, कानून और प्रशासन को एक साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने अपने शहर का हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करे तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।